तो जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे होते हैं, तो बॉडी कहीं भी हो, ग्रेविटी तो उसके ऊपर लगेगा ही, ठीक है। टू बार्स कहाँ लगेगा? अर्थ लगेगा, पृथ्वी की तरफ लगेगा। एक फोर्स हम जो फ्री बॉडी बनाते हैं तो दो फोर्सेस की बात करते हैं, और एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक कौन से होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो फोर्सेस की बात करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगते हैं? जब बॉडी किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में हो। नॉन कॉन्टैक्ट जब कॉन्टैक्ट में नहीं होती है। जैसे मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, एक बॉडी हमारे पास ये रखी हुई है और ये सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस है, एम मास की बॉडी है, तो पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही होगी, अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रही होगी? फोर्स एम जी। ये सरफेस जो है, जिस सरफेस के ऊपर बॉडी रखे, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगता है? एक नॉर्मल फोर्स लगता है। तो ये सरफेस बॉडी के ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स। यहाँ पर हम लोग छोटी सी गलती क्या करते हैं, आपको थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एम जी फोर्स कहाँ लगा हुआ है और एन फोर्स कहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं इनको थोड़ा अलग अलग करके लिख देता हूँ। मान लेते हैं ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है, और ये क्या था? नीचे सरफेस, अलग अलग करके लिख दिया। तो जब इस सरफेस के ऊपर जब बॉडी को रखूंगा ना, तो ये बॉडी जो एम जी फोर्स लगाएगी वो सरफेस के ऊपर लगाएगी। कहाँ पर लगाएगी? सरफेस के ऊपर। और जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? इस बॉडी के ऊपर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो दोनों अलग अलग लगेंगे, एक पॉइंट पर नहीं लगेंगे। हम लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं, बोला जी नॉर्मल फोर्स कहाँ पर लगा है? इस सरफेस पर लगा है कि बॉडी पर लगा है? सरफेस ने बॉडी के ऊपर लगाया है रिएक्शन फोर्स, और इस बॉडी ने एम जी लगाया होगा सरफेस के ऊपर। दोनों अलग अलग सरफेस पर लगेंगे। और जब अलग अलग सरफेस पर फोर्स लगते हैं तो हम इनको इक्वल एंड अपोजिट नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों? अब आप कहोगे सर न्यूटन साहब का थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? रिएक्शन के पढ़ेंगे, लेकिन वो तब पढ़ते हैं जब एक ही बॉडी की बात करते हैं। जैसे मैंने इस दीवार पर कोई फोर्स लगाया, दीवार पर फोर्स लगाऊंगा, दीवार ने अपोजिट मेरे पर लगाया, तो मेरे हेड पर बात करें तो मैंने इधर लगाया, मेरे इस, तो एक ही बॉडी पर बात करेंगे एक्शन बराबर रिएक्शन के। हमेशा नहीं होगा। अगर हमेशा होगा, मान लो किसी बॉडी को मैंने धक्का दिया चलाने के लिए, तो जितना मैंने बॉडी पर लगाया उसने उतना लगा दिया, बॉडी चलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलती है, धक्का देते हैं तो अलग अलग सरफेस की बात करेंगे, वहां पर नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। वहां पर क्या करेंगे? सेपरेट सारा पूरी। आवाज आ रही है बच्चे? एक बार थम्स अप करो आप, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें। उसमें तो दिखाई ये रहा, हाँ गया। चलिए, हाँ ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? एक बार थम्स अप करो बच्चे, आवाज अगर क्लियर आ रही है मेरी। हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ही दिखूंगा 1 घंटे, तुमको ऑफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए पहला केस तो ये है। दूसरा केस कौन सा है बच्चे? दूसरा केस में ले लेता हूँ किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का। ये मैंने शायद बताया था पिछली क्लास में। एक बॉडी को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, एम मास की बॉडी। तो इसके ऊपर सारे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? सारे फोर्सेस देख, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करता हूँ मैं, कहाँ पर बात करता हूँ? डाउनवर्ड डायरेक्शन की। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चे? एम जी फोर्स लगेगा, क्लियर है। अब सरफेस मेरे पास ये है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा हमेशा। सरफेस कोई भी सरफेस के क्या लगेंगे? तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। हम लोग गलती क्या करते हैं, एम जी नीचे तो ऊपर लगा देते हैं नॉर्मल। प्लेन देखो, प्लेन क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा, ठीक है। जैसे मैं बात करता कि एक ये ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक ये सरफेस चला गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? प्लेन है। मेरे को सारे फोर्सेस देखने हैं भाई। जब सर्कुलर बॉडी होती है ना, तो फोर्सेस हम लोग सेंटर पर लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं? सेंटर पर। अब मेरे को सारे फोर्सेस इसके ड्रॉ करने हैं, कहाँ कहाँ पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। तो देखो, ये हमारे पास सेंटर रहा होगा, तो एम जी तो कहाँ काम कर रहा होगा बच्चे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास। लेकिन बॉडी कॉन्टेक्ट में कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो एक इधर फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल एन वन। एक ये कांटेक्ट में, तो एक इधर फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल एन टू। क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। सर जहां पर कांटेक्ट में होती है बॉडी, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है नॉर्मल, जहां कांटेक्ट में होती है उसके परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। ये दो हमारे पास ये हो गए। तो फ्री बॉडी डायग्राम इन्हीं फोर्सेस की बात करेंगे। जब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगा देंगे। फ्रिक्शन फोर्स भी दो तरीके से लगाते हैं हम लोग। दो तरीके से कैसे लगाएंगे देखो, मैं बात कर लेता हूँ। अगर हम लोग फ्रिक्शन, बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो मैं दो केस लूंगा फ्रिक्शन के। एक तो मेरे पास प्लेन है ये, ठीक है, यहाँ पर इस सरफेस पर बॉडी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बॉडी, और एम मास है। एक मैं ले लेता हूँ रोलिंग का केस। किसका ले लेता हूँ? रोलिंग का केस। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? डायरेक्शन। तो देखो, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करता हूँ, तो बॉडी का एम जी कहाँ लग रहा होगा? नीचे।
तो बॉडी का mg नीचे, तो बॉडी को पॉइंट मास मान लेते हैं। बॉडी आगे चलने की कोशिश करेगी और ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। कैसा है, रफ सरफेस है। तो बॉडी को क्या मानते हैं, पॉइंट मास मान के चलते हैं। तो देखो बॉडी का mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, नीचे। ऊपर क्या लग रहा होगा, बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। बॉडी आगे चलने की कोशिश करेगी तो इस सरफेस पर, बॉडी के सरफेस और पीछे की डायरेक्शन में क्या काम करेगा, एक फ्रिक्शन। बॉडी के सरफेस पर, बॉडी के फोर्स की बात करें तो बॉडी के सरफेस कहाँ लगेगा, पीछे फोर्स। तो ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना है, इट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है। मैं इसकी बात करता हूँ। ये कार का व्हील है और ये आगे जा रहा होगा ओमेगा की स्पीड से, ठीक है। वी की स्पीड से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूमता हुआ आगे जा रहा है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, दो सरफेस को सेपरेट होने से रोकना। सेपरेट होने की कोशिश करना करो। जब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करूंगा, व्हील घूम रहा है तो व्हील ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस सरफेस पर ये सरफेस आगे फ्रिक्शन लगाएगा ताकि व्हील को घूमने से रोके, व्हील को घूमने से रोकेगा। तो जब रोलिंग की बात करते हैं तो जिधर वेलोसिटी है, तो पॉइंट मास की बात करूंगा तो mg कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे। और नॉर्मल कहाँ काम कर रहा होगा बच्चे, इस डायरेक्शन में। तो इस केस में फ्रिक्शन उधर ही काम कर रहा होगा जिधर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो ये इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहाँ पर भी वेलोसिटी सिस्टम में थी हमारे पास। तो जब मैं इसकी बात करता हूँ, ये हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन है, स्लाइडिंग का केस है। स्लाइडिंग के कोर्स में बॉडी जिधर जाएगी उधर के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और रोलिंग के केस में बॉडी जिधर जाएगी उसकी सेम डायरेक्शन में काम करता है, मतलब एक तरीके से सपोर्ट करता है। इसलिए गाड़ी के जितने व्हील बनाए जाते हैं हम लोग सर्कुलर बनाते हैं। भाई ऐसा व्हील बना देते हैं गाड़ी का, फिर क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि रोके, गाड़ी ऐसे जाएगी तो रोके, ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, इंजन को ज्यादा पावर चाहिए, एफिशिएंसी भी कम होगी, इंजन में फ्रिक्शन जा, यहाँ लगा दीजिए, सपोर्ट करता है तो चलने में क्या होती है, आसानी। तो व्हील हम लोग ऐसे बनाते हैं मोस्टली। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द बॉडी। ठीक है। अब देखो मैं दो तीन मोशन आपको बताऊंगा, इन्हीं सिस्टम का हमको यूज करना है, और इन्हीं के द्वारा मोशन ऑन इनक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑन इनक्लाइंड प्लेन, इसकी बात कर रहे थे। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में, मोशन ऑन इनक्लाइंड प्लेन। आपने रेडबर्ग कांस्टेंट का नाम सुना है, केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 12th क्लास में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक आता है वर्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, नहीं सुना? ऐसा सुना होगा तुमने, 1/λ इज इक्वल टू में रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, ऐसे करके कुछ नहीं आता था, हम लोग वेव नंबर निकालते थे रेडबर्ग कांस्टेंट। मैं आज पढ़ रहा था फिजिक्स में, तो मेरे को पता चला रेडबर्ग कांस्टेंट कांस्टेंट होता ही नहीं है। हम इतने दिन से कांस्टेंट ही पढ़ रहे थे। ना ना, वैल्यू तो छोटी सी होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की, 1.02 इंटू में 10 की पावर, हाँ ये +7 होती है, मैंने ये होती है। लेकिन ये वैल्यू सिर्फ एटम हाइड्रोजन के लिए होती है, जैसे न्यूक्लियस चेंज होगा वैल्यू चेंज हो जाएगी, मास पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैंने लिख दिया रेडबर्ग कांस्टेंट ये होती है, वैल्यू ये होती है। बाद में पता चला आंसर सी था उसका, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो मैंने फिर सर्च किया, रिसर्च की इसके बारे में, तो पता चला रेडबर्ग कांस्टेंट है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे ना, बाद में पता चलता है जो है वो है ही नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में दो केस पढ़ूंगा, एक विद फ्रिक्शन एक विदाउट फ्रिक्शन। तो देखो ये हमारे पास क्या है, बॉडी है, थीटा डिग्री, वो इंक्लाइंड प्लेन है और थीटा डिग्री पर झुका हुआ है ऐसे। ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी रख देते हैं हम लोग m मास की। क्वेश्चन है, ये बॉडी नीचे चल के आएगी तो आपको बॉडी का एसिलेशन बताना, एसिलेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो देखो अगर ये बॉडी नीचे चल के आ रही है तो मतलब नीचे कोई फोर्स लग रहा है जो इसको खींच के ला रहा है, सिंपल सी बात है। अगर बॉडी ऊपर जाती है तो ऊपर कोई फोर्स लगता, हमें वो फोर्स देखना है कौन सा लग रहा है। तो पहले बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस देख लेंगे कौन कौन से लग रहे होंगे, तो सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, वहां से पता चलेगा। अगर हमको कोई फोर्स नहीं मिलता है तो हम फोर्स को फिर तोड़ते हैं, रिजोल्व करते हैं। वेक्टर में पढ़ा था, थीटा की डायरेक्शन में कॉस का कंपोनेंट, दूसरा किसका हो जाएगा, साइन का। तो देखो कौन कौन से कंपोनेंट कर रहे होंगे, एक तो बॉडी के ऊपर नीचे काम कर रहा होगा दैट इज mg, एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा होगा नॉर्मल फोर्स, और तो कोई फोर्स कर नहीं रहा काम, और कोई फोर्स काम कर रहा है, दो ही लग रहा है भाई। बॉडी कांटेक्ट में तो कांटेक्ट फोर्स और नीचे mg लग रहा होगा, और कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब नीचे कोई ना कोई कंपोनेंट काम कर रहा होगा। तो देखो बॉडी ना तो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, ना तो इधर आ रही, बॉडी किधर आ रही है, इधर। तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। ये एंगल थीटा है तो हम mg को तोड़ेंगे इधर और इधर,
इस डायरेक्शन में। हमेशा किसी वेक्टर को तोड़ते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, तो जिसके कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, एक कंपोनेंट ये और दूसरा इसके परपेंडिकुलर मिलेगा, ये दोनों, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर ये मेरे पास आर है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जाता है, कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ जाता है, साइन थीटा। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे आपको आर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कितनों को समझ में आया? पहले ऐसे होता था और ऐसे होता था नॉर्मल। जब मैंने प्लेन को थीटा डिग्री पर झुकाया तो नॉर्मल भी थीटा पर झुक गया होगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी एम जी के साथ थीटा पर है। तो थीटा के साथ में एम जी का कंपोनेंट क्या रहेगा, एम जी कॉस थीटा, और नीचे कौन सा कंपोनेंट रहेगा, एम जी साइन थीटा। तो देखो ये दोनों तो अपोजिट में, तो अपोजिट में तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, बॉडी ना इधर जाएगी ना इधर, और नीचे कौन खींच के लाएगा इसको, इधर ही है। तो ये दोनों बैलेंस कर देंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, एन इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के अपोजिट बैलेंस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन नीचे जो लेके आ रहा है वो फोर्स है एफ इज इक्वल टू में एम जी साइन थीटा, ये लेके आ रहा है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन। क्या मैं मास को मास से काट सकता हूँ, काट दो भाई, एसिलेशन हो जाएगा बच्चे जी साइन थीटा। तो आपको एक खास चीज नजर आएगी यहाँ पर, जो आपके मर्चेंट नेवी में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द मास ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल, द एसिलेशन विल बी। अगर मैं मास डबल 10 किलोग्राम में 20 कर देता हूँ, तो एसिलेशन बढ़ेगा घटेगा, सेम रहेगा। एसिलेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मास। एसिलेशन किसका, जहां अगर आप एंगल चेंज करोगे तो एसिलेशन चेंज होगा। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इंक्लाइंड प्लेन पर एसिलेशन डिपेंड करेगा, सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर, और किसी पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है। और मैं आगे फ्रिक्शन में बताऊंगा, ये जो टेन थीटा होता है ना एंगल, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बराबर होता है। इसको यहाँ आप नोट करके लिख सकते हो, हम लोग वहां पर इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ फ्रिक्शन दिया होता, अभी मैंने इस सरफेस को क्या मान रखा है, स्मूथ मान रखा है। तो स्मूथ मान रखा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, जीरो, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। ये हमने किया था क्या पिछली क्लास में, ये किया था, ठीक है। अब करेंगे विद फ्रिक्शन, क्या करेंगे, विद फ्रिक्शन। ये विदाउट फ्रिक्शन था, अभी विद फ्रिक्शन की बात करेंगे, ठीक। यहाँ तक तो किया था ना, स्मूथ सरफेस माना था। सेकंड केस है हमारे पास रफ सरफेस का। सेकंड क्या है, रफ सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन है, लेकिन सेकंड पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड में रफ सरफेस ले लेते हैं। रफ सरफेस देखो केस वही है, ये इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास, और यहाँ से एंगल थीटा इंक्लिनेशन में मान लेता हूँ, बॉडी को रख देते हैं यहाँ पर, और बॉडी कहाँ करेगी, नीचे आएगी। लेकिन इस बार जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ है। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई वैल्यू आपको मिलेगी। तो फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, सारे फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक तो नीचे काम करेगा बच्चे एम जी, एक इसके परपेंडिकुलर फोर्स क्या काम करेगा, नॉर्मल फोर्स। एम जी को तोड़ लेंगे कंपोनेंट में, तो जिधर थीटा आएगा उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा, एम जी साइन थीटा आएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, जब ये एम जी साइन थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो ये सरफेस यहाँ पर पीछे क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शन लगाएगा, जो इसको नीचे आने से रोकेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हमारे पास पहले भी थी, तो एन बराबर किसको हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सरफेस बॉडी नीचे आएगी कब, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ, इफ हमारे पास एम जी साइन थीटा जो फोर्स है, ये फोर्स छोटा है या बराबर है फ्रिक्शन फोर्स के, तो क्या बॉडी नीचे आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो ये रेस्ट की स्टेट हो गई, बॉडी किस स्टेट में रहेगी, रेस्ट में। अगर ये वाला फोर्स छोटा है और फ्रिक्शन बड़ा हो जाता है, या फिर ये बराबर हो जाता है फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन का काम रोकना होता है, तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। बॉडी नीचे आने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, फॉर मोशन, अगर बॉडी को मोशन में आना है, अगर बॉडी के पास एसिलेशन कुछ होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। एम जी साइन थीटा को बड़ा होना पड़ेगा, कितना बड़ा होना पड़ेगा, फोर्स में से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स बचेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो मैं इसमें से इसको घटा के देख लेता हूँ, एम जी साइन थीटा, इसमें से फ्रिक्शन फोर्स को घटा लो, फोर्स में से फोर्स घटाएंगे तो क्या बचेगा, फोर्स बचेगा, ठीक है। किलोग्राम में से किलोग्राम घटाएंगे किलोग्राम, मीटर में से मीटर मीटर बचेगा हमारे पास। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन। इतना तो याद ही है हमको सबको, नहीं याद,
हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शन वाले में, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन के बराबर, यही होता है, इतना तो याद ही होगा प्लस उनका। एन बराबर क्या आ चुका है, एम जी कॉस थीटा में पुट कर देता हूँ, यहाँ से एन की वैल्यू उठाओ और कहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो। तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू एम जी कॉस थीटा। ऐसा करो, इस फ्रिक्शन की वैल्यू को उठा के कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस के म्यू एम जी कॉस थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं, मास कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ, मास क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ और कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये मास और ये मास और ये मास हट गया। एसिलेशन विल बी, एसिलेशन विल बी जी साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा, जी कॉमन ले लेता हूँ दोनों के अंदर से। इट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विद द फ्रिक्शन। तो देखो पिछले वाले में अगर मैं म्यू को जीरो कर देता हूं तो कैसा सरफेस बन जाएगा, स्मूथ। स्मूथ बन जाएगा तो टर्म क्या आ जाएगा, एसिलेशन इज जी साइन, यही तो आ रहा था पिछले वाले में, यही आ रहा था। अगर म्यू जीरो नहीं है तो एसिलेशन हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। इसको लिखो एक बार, रफ सरफेस का केस है। हम यहाँ से दो तीन केस आपको बताऊंगा। वो क्या करेगा, आपको वैल्यू तो देगा। हम लोग क्या करते हैं कई बार, ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं एसिलेशन का, ये एसिलेशन अगर यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है तो नीचे आ रहा होगा पार्टिकल। अगर एसिलेशन की वैल्यू जीरो आ रही है मतलब फ्रिक्शन के बराबर हो गया होगा। एसिलेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एम जी। अगर एसिलेशन आ रहा है आपके पास और नेगेटिव आ रहा है तो भी बॉडी रेस्ट में रहेगी, किस में रहेगी, रेस्ट में। तो तीन केस है हमारे पास। अगर एसिलेशन क्या आ रहा है तुम्हारे पास, पॉजिटिव, तो बॉडी नीचे आएगी, बॉडी के पास क्या है, मोशन है। एसिलेशन की वैल्यू जीरो आ जाए या फिर एसिलेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मान के चलेंगे बॉडी किस स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में। नेगेटिव तो तभी आ सकता है ना, व्हेन म्यू एम जी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। और म्यू एम जी कॉस थीटा क्या है, फ्रिक्शन है आपके पास, और फ्रिक्शन बड़ा हो गया तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो हम लोग कई बार है ना नेगेटिव वाले को भी हम लोग लगा के, और ऑप्शन मिलेगा आपको, ए बी सी डी में नेगेटिव आंसर आना है तो सी में मिलेगा माइनस के 5 मीटर पर सेकंड, और हमारा आंसर आती है हम टिक कर देते हैं उसको। लेकिन याद रखो जीरो और ये आ रहा है तो रेस्ट में रहेगी, सिर्फ पॉजिटिव है उसके लिए वैलिड है, ठीक है। इसको नोट करो एक बार, लिख लिया। हम्म, तुम बता क्यों नहीं रहा यार, कहाँ तक करवा दिया। अच्छा ये कर लिया है, ये क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन एक लिखो। अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, body of mass 10 kg kept on an inclined plane of 30 degree, kept on an inclined plane of 30 degree with the coefficient of friction 0.5, with the coefficient of friction 0.5, ठीक। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। इस इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी का क्या चाहिए हमको, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है बच्चे, ठीक है। निकालो एक बार कितना आएगा एक्सीलरेशन। हम्म, मैं ध्यान नहीं दिया ना, ये एफबीडी के बाद कराते हैं तो शायद मैंने क्या किया, इसके बाद एफबीडी कराया इनको। इसके बाद एफबीडी कराया। कोई नहीं, अभी पुली कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके बाद, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, पुली कंसेप्ट। कितना आया,
नेगेटिव में आ रहा है क्या? 20 पॉजिटिव में आ रहा है। cos 60√3/2 आ जाएगा, ठीक है। और म्यू की वैल्यू क्या है? 0.5। तो जी का मल्टीप्लाई किया तूने, इसमें कर दिया, पॉजिटिव में आ रहा होगा ना, आ जाएगा, देख लेना। √3 1.7 पुट कर देना, √3 की वैल्यू क्या पुट कर देना? 1.7, 1.7 रखा करो, इतना लंबा नहीं, 1.7, ठीक है। √2 1.2, न्यूमेरिकल्स में ऐसे रखो, जी की वैल्यू हमेशा 10 पुट करो, अप्रोक्सीमेट आंसर है। ये 2-3 वैल्यू आप याद रखा करो, ठीक है। और यही पुट करनी होती है हमको। √2 पुट कर दो कितना? हाँ 1.4, आगे नहीं जाना है आपको, ठीक है। √3 पुट कर दो कितना? 1.7, ठीक है। √10 पुट कर दो कितना पता है? √10 पाई होता है, पता है ना? √10 क्या होता है? पाई होता है, 3.14 होता है, पाई का स्क्वायर 10 होता है। ये डायरेक्ट याद रखो वैल्यू, हमको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट पुट करनी होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है? जी जी जी, कैपिटल जी, ये तो हमको पता है, 10 मीटर पर। हाँ, हम इसको ऐसे याद रखते हैं, 6.67 ऐसे करके, ठीक है। सीधे वैल्यू पुट करो, क्या होती है? 20/3 इंटू में 10⁻⁻11। यहाँ से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या समाधान हो जाएगी, 6.67 सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 20/3 6.67 ही होता है, ऐसे याद करो, डायरेक्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू हमको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, ठीक। पुली कंसेप्ट देखो, पुली कंसेप्ट क्या कह रहा है, सबका एसिलेशन आ गया। यहाँ भी आपको FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखो, ये किधर चलेगा सिस्टम, किधर चलेगा? ये ऐसे चलेगा कि ऐसे चलेगा? जहाँ मास ज्यादा होगा, मास पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है। तो मैं मान लेता हूँ मास 2 इज ग्रेटर देन मास 1 है, ठीक है। तो ये चल के कितना आएगा? नीचे। और ये चल के कहाँ जाएगा? ऊपर। अच्छा, रस्सी से बंधा हुआ है, जितनी रस्सी ऊपर जाएगी उतनी रस्सी नीचे आएगी। इसका मतलब जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगा, जितने एसिलेशन से ऊपर जाएगा उतने एसिलेशन से नीचे आएगा। सिंपल सी बात है हमारे पास। अब देखो, अब ये कितने एसिलेशन से जाएगा उसकी बात करेंगे। हमेशा याद रखना, नोट करके चाहे इसको लिख सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग के अंदर अगर स्ट्रिंग सेम है तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहेगा, जब तक स्ट्रिंग आप चेंज नहीं करोगे। एक ही स्ट्रिंग है तो खिंचाव है ना, यूनिफॉर्म मान के चलते हैं, जो भी खिंचाव होगा टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो रस्सी के अंदर टेंशन क्या लग रहा होगा? T। और नीचे इसका वेट काम कर रहा होगा M1G। रस्सी के अंदर टेंशन क्या लग रहा होगा? T। नीचे वेट काम कर रहा होगा M2G। और ये मान लेते हैं ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ए एक्सीलरेशन से नीचे, दोनों का एक्सीलरेशन एक रहेगा। हमेशा फोर्स लगाने की कंडीशन क्या होती है? वेट तो पृथ्वी की तरफ काम करे, अर्थ की तरफ। जहां पर रस्सी बंधी होती है ऑब्जेक्ट से, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट में लगता है टेंशन फोर्स। रस्सी आप जहां बांधोगे ना तो वहां से जहां पर बंधी हुई है उसके कहाँ लगेगा? हमेशा अपोजिट में लगेगा टेंशन। यहाँ कॉन्टेक्ट में तो एक टेंशन कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, तो कैंसिल आउट कर देगा, नेट वर्क डन 0 होता है। मैं सिर्फ इस सिस्टम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? इस सिस्टम की बात करता हूँ। जब मैं इस सिस्टम की बात करूंगा, ये ऊपर जा रहा है, दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो टेंशन और एक कौन सा है? M1G काम कर रहा है, तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या रहा होगा बच्चे, कि हमारे पास जो फोर्स है टेंशन, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन M1G। ये तो ऊपर खींच के ले जा रहा है इसको, तो पहली कंडीशन क्या है? टेंशन ग्रेटर रहा होगा M1G से। कितना बड़ा रहा होगा? टेंशन में से M1G घटा के देख लेता हूँ, फोर्स में से फोर्स घटाऊंगा तो क्या बचेगा? फोर्स बचेगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस बॉडी की बात करता हूँ, सेकंड की बॉडी कहाँ आ रही है? नीचे। इसका मतलब M2G बड़ा रहा होगा टेंशन फोर्स से। कितना बड़ा रहा होगा? तो मैं करता हूँ M1G में से टेंशन घटा के देख लेता हूँ, और फोर्स में से फोर्स घटाऊंगा तो क्या बचेगा? एसिलेशन बचे, फोर्स बचेगा M2A, ये बचेगा। इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं? सेकंड। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन है हमारे पास, दो अननोन है, एक तो टेंशन नहीं पता, एक T नहीं पता, बाकी तो सारी वैल्यू पता है हमको। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करोगे जब, तो एसिलेशन आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एसिलेशन आता है बच्चे हमारे पास डिफरेंस ऑफ मास, सम ऑफ मास इन टू में जी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, M2 माइनस के M1 दोनों का डिफरेंस, और दोनों मास का सम आ जाएगा, इनटू में कर देंगे जी। ये तो आएगा सिस्टम का एसिलेशन। और रस्सी के अंदर टेंशन आता है बच्चे 2, M1 M2, और नीचे आ जाएगा दोनों मास का सन, M1 + M2 इनटू में जी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है।
तो ये वैल्यू हमको डायरेक्ट याद रखनी है। जब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, रिजल्ट ये निकल के आएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से टेंशन की वैल्यू उठाना और उसके अंदर पुट कर देना, तो यहाँ से एसिलेशन निकल के आएगा। फिर एसिलेशन जो आएगा उसको यहाँ पर पुट कर देना, टेंशन निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन लिखो, हमको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ही अप्लाई करनी है। तो दो सिस्टम आपको कहीं भी दिखता है ऐसा, दो सिस्टम कहीं भी दिखे तो एसिलेशन डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ मास सम ऑफ मास इनटू में जी, नीचे 2m1m1 2m1m2 ओवर में m1 प्लस m2, ये टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। टी फॉर टेंशन। आंसर प्लीज बच्चे, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आया था हमारे पास कितना, 20 माइनस 5√3, 5√3/2। ओके ओके, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आवाज आ रही है ना? चलिए, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। ये पूरी कंसेप्ट है, ठीक है। और आपको पिछले बार का एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर वाला, वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए, डाउट है कोई? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको थ्योरी में लिखा मिलेगा। वी हैव टू मासेस ऑफ 5 kg एंड 10 kg, या फिर 10 kg एंड 15 kg। ये 10 kg मान लेता हूँ, और दूसरा मास मान लेता हूँ मैं 15 kg। कितना मान लेता हूँ? 15 kg। ठीक है, तो आपको बताना है पूरा सिस्टम ही एसिलेशन से मूव कर रहा है, तो दोनों चीज बता दो, एसिलेशन भी बता दो और टेंशन भी बता दो, क्या रहेगा। दो मासें किसी को फ्रिक्शनलेस पुली है, उसके साथ कनेक्टेड है, तो ये पूरा सिस्टम कितने एसिलेशन से मूव कर रहा है और कितना टेंशन है रस्सी के अंदर, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करो। आ गया? होमलेम वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। डिफरेंस ऑफ मास 5, सम 25, 1/5, एक का तो g/5 आ जाएगा, एसिलेशन 2 आ जाएगा। g/5 आ रहा है, एसिलेशन 0, टेंशन 2m1m2, सम 25 आ जाएगा। हाँ, एसिलेशन बताया था मेरे बच्चे, एसिलेशन क्या है? दोनों मास का डिफरेंस, तो 5 आ गया। दोनों मास का सम कितना है? 10 और 5 25, और इनटू में जी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर विल बी g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू पुट कर देना 10, टेंशन आ जाएगा 2, मास 10 है, एक हमारे पास 15, और दोनों का सम कितना है? 25 है। ठीक है, इनटू में जी कर देंगे हम लोग, तो आंसर जी की फॉर्म में दिया है ऑप्शन में, तो जी में रहने दो, ऑप्शन में सॉल्व कर रखा है, जी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 25 से काट करेंगे 5 बार, और 5 से 3 बार, 5 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे 12 g, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 120 न्यूटन। कितना ही आ रहा है? 120 न्यूटन। ठीक है, या फिर 12 g के आंसर में लिख दो। तो टेंशन तो इतना लग रहा हो वाइस रस्सी के अंदर, और पूरा सिस्टम जिस एसिलेशन से चल रहा होगा
और एसिलेशन की वैल्यू कितनी आएगी G/5। क्लियर है? ये देखो, हमारे पास एक पुली सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस पुली है। यहाँ पर 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर मैं कितना मास लटकाऊं कि ये पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलेशन से चले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर मास की वैल्यू आपको बतानी है कितना रखें ताकि पूरा सिस्टम कितने से चले, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलेशन से मूव करे। सर अपन को कैसे पता चलेगा कि उसका मतलब आगे क्या? अगर अपन ने m को अज्यूम किया तो फिर m2 माइनस m1 इसमें इसमें सर तो ऐसे नीचे चल के आएगा ना, ऐसे नीचे लटकेगा तो इधर तो जाएगा नहीं ये। अब वो तुमको निकालना है, ज्यादा आएगा कम आएगा वो देखो, वो तो वैल्यू निकालनी है। अच्छा तुम इसमें वो लगा रहे हो क्या, डिफरेंस ऑफ मास, सम ऑफ मास? वो नहीं लगेगा, वो तो यहाँ लगता है। वहां दोनों थोड़ी लटके हुए हैं पुली से, वो तो रखा हुआ है। वहां तो दोनों पर जी लगता था जब निकाला हमने। वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दोनों का, फिर आंसर आएगा। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक्सेलरेशन कितना है सर? तो पूनम मैडम से मिलिए नीचे, मिलना। वो हमारी सुपर सीनियर है। नवोदय का सबसे पहला जो बैच था ना, वो पास आउट है मैडम। जो डायरेक्टर सर है ना, मांडिया सर, वो 3 क्लास सीनियर है मेरे से, नवोदय के हैं। तुमको एक सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, नहीं है ना? इंग्लिश पढ़ाते हैं एक सर नवोदय से, उनकी छोटी छोटी उंगलियां हैं, वो देखो उन्होंने। तुम्हारी इंग्लिश की क्लास नहीं ली उन्होंने? तो लेंगे शायद, वो पहले ली थी, उन्होंने लाइव क्लास ली थी। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। आपका है भाई? आप सो रहे हो क्या? एसिलेशन कितना है सर बच्चे? एसिलेशन आ गया, टेंशन 40 कैसे आ गया टेंशन तुम्हारा? एसिलेशन तो इतना आया, G/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका कितना आ गया? 120। अच्छा इसमें टेंशन तो निकाल भी सकते हैं, बाकी एसिलेशन तुमको दिया हुआ है। एसिलेशन क्या है? दिया है। अब आपको बताना है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऐसे क्वेश्चन है ना, इनका क्या बनाते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन है, फिर दूसरा तुमको खुद करना है। यहाँ पर ऐसे सिस्टम रखा हुआ है, और ये क्या है, मेरे पास एक पुली है। क्या है? एक पुली है हमारे पास। ठीक है। अब एक मास आपके पास रखा हुआ है, कि कोई भी मास मान लेते हैं, ये मास है और 10 kg इसका आपको दिया हुआ है मास। ये पुली से ऐसे जाएगा। यहाँ पर आपको पूछा है कि कितना मास मैं यहाँ पर रखूं, लटकाऊं, ताकि सिस्टम का एसिलेशन कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। सिस्टम का एसिलेशन कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, अलग अलग बनाओ दोनों का। अगर यहाँ पर एम मास लटका है तो इसका एम जी कहाँ काम करेगा, नीचे। तो इस रस्सी के अंदर क्या लगेगा, ऊपर टेंशन। जहां रस्सी बंधी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। अच्छा ये नीचे आ रहा है चल के, कितने से नीचे आ रहा है, इसका मतलब एम जी बड़ा हो गया होगा टेंशन से, तभी तो नीचे आ रहा है। तो एम जी इज ग्रेटर देन टेंशन। टेंशन से बड़ा हो गया होगा, कितना बड़ा हो गया होगा, तो एम जी माइनस के टेंशन इज इक्वल टू एम ए। मास तो कितना है इसका एम, और एसिलेशन कितना दिया है आपको 5। केस फर्स्ट, पहली बॉडी के लिए। दूसरा, जब टेंशन रस्सी के अंदर ये है, तो मैंने कहा था रस्सी के अंदर टेंशन सेम रहता है। रस्सी के अंदर टेंशन सेम नहीं रहता है, ये टेंशन ही तो इसको खींच के ले जा रहा होगा आगे। तो ये टेंशन फोर्स बराबर किसके होता है, एम ए के, मास इतना, और एसिलेशन कितना है 5। टेंशन फोर्स लग रहा है, एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए। तो टेंशन की वैल्यू क्या है, यहाँ से मैं 50 रख सकता हूँ। टेंशन क्या रख सकता हूँ, 50। इस टेंशन को उठा करके मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो एम जी आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, एम जी माइनस के 50 इजिकल टू क्या आ जाएगा, एम ए। तो 5 ए लिख सकता हूँ इसको। एसिलेशन तो दे रखा है, हाँ हमने 5 रख दिया, सॉरी 5 एम। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 5 एम लिख सकता हूँ। आप जी की वैल्यू रख दो, 10 एम हो जाएगा इधर। तो 5 एम यहाँ पर आएगा तो कितना, 5 एम नहीं बच जाएगा, और 50 किधर चला जाएगा, इधर। तो एम इजिकल टू आ गया 10 kg। एम इजिकल टू कितना आ गया, 10 kg आ जाएगा। ठीक है। ये वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है, हम लोग देख, अगर यहाँ फ्रिक्शन दिया होता तो वैल्यू हमारी अलग आती। फ्रिक्शन दिया होता वैल्यू क्या आती है हमारे पास,
अलग आती। तो इस सिस्टम में क्या कर लो आप, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, आंसर आ जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, एक और क्वेश्चन करेंगे। और भी क्लास होगी, एक लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आंसर आप निकालना है इसका, और ये आपके एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मास दिया गया है आपका 10 kg, कितना दिया गया है, 10 kg, और ये किसी रस्सी से बंधा हुआ है। ये मास आपका दिया गया बच्चे 20 kg, कितना दिया गया है, 20 kg। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे फोर्स लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, आगे फोर्स। और ये फोर्स लगा दिया मैंने 60 न्यूटन। कितना लगा दिया, 60 न्यूटन। व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टेंशन। इधर लग रहा होगा, टेंशन कहाँ लग रहा होगा, इधर। बॉडी से अपोजिट में लगता है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग लिख देता हूँ, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आंसर आ जाएगा। बॉडी को पॉइंट मास मान लो। क्या मान लो, बॉडी को पॉइंट मास। फिर देख लो कौन कौन से फोर्स किधर काम कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा। करो एक बार, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, फिर मैं बताता हूँ। आप सभी का आंसर नहीं आ रहा भाई, आर्यन, गुगली। गुगली क्या होता है, कुलदीप नागर, शारापुरी, सोमेश, एक आलिया भी तो आती थी, वो नहीं आई आज। आलिया नहीं था, सानिया। सानिया, सानिया थी क्या, सानिया को बुलाओ भाई, कहाँ है। कह दो इसको पढ़ ले, टाइम से कुछ नहीं रखा बंक मारने में। सानिया, और आगे क्या था, लंबा सा नाम था, कृष्णा ऐसे कुछ। पता नहीं क्या था। सानिया खान। सानिया खान। सोमेश, सोमेश तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। कर रहा है सर, करो करो, आंसर निकालो बच्चे इसका, सॉल्व करो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन गलत करने का मतलब अपने मुंह पे थप्पड़ मारने जैसा है। फ्री बॉडी डायग्राम बना, इसका बना लिया। पॉइंट, एम जी की तो जरूरत ही नहीं है, एम जी तो न्यूटन, एन से कैंसिल आउट हो गया। 20 का यहाँ पॉइंट मास रख, 20 पॉइंट मान लिया, ठीक है, मतलब पॉइंट मान लिया 20 पॉइंट, ठीक है। इधर कितना लग रहा है, 16। ठीक है, इधर कितना लग रहा है, टी, इधर टी, इधर 60 लिख, इधर टी। एसिलेशन कितना आ रहा है सिस्टम का, एसिलेशन निकाला तुमने, एफ इजिकल टू एम ए लगा दो, एसिलेशन आ जाएगा सिस्टम का। एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए के बराबर। फोर्स टोटल कितना लग रहा है, 60। मास भाई रस्सी से बंधा हुआ है, पूरा सिस्टम एक साथ जाएगा, एक साथ जाएगा तो पूरा मास कितना हो गया, 30। एसिलेशन आपको चाहिए, तो पूरा सिस्टम आगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा होगा। कितने से जा रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मैं इसकी बात करता हूँ 20 kg वाले की। तो देखो 20 kg का ब्लॉक है मेरे पास यहाँ पर, इधर तो इसके पास 60 लग रहा है, और इधर क्या लग रहा होगा, रस्सी में टेंशन टी, और ये आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलेशन से। कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आगे जा रहा है, इसका मतलब 60 इज ग्रेटर देन टेंशन। ये तो खींच के लग जा रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ 60 में से टेंशन को घटा देता हूँ, एम ए नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, फोर्स में से फोर्स घटाएंगे फोर्स, तो 60 माइनस के टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। मास कितना है इसका, 20, 20 एसिलेशन कितना आ चुका है, 2, तो टेंशन कितना आ गया, 60 माइनस के 40 इजिकल टू क्या आ गया, 20 न्यूटन। बस टेंशन ही आपको पूछा था। एक तो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से भी नहीं निकाल सकते हो, तो सेकंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सेकंड बॉडी कितने की, 10 kg की। इसको तो बस टेंशन ही खींच के ले जा रहा है आगे, कितना ले जा रहा है टेंशन, टेंशन एम ए के बराबर होता है, किसके बराबर, एम ए के। मास 10 है, एसिलेशन 2 है, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। कैसे भी निकालो, यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर दोनों में से किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो कल फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं, कल चैप्टर शुरू करेंगे, फ्रिक्शन कल स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 केसेस बनते हैं, कल ही खत्म करेंगे। फ्रिक्शन में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जहां पर यूज करेंगे। अभी मैंने आपको मोशन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाया तो है, लेकिन 2 3 केस उसके छोड़ दिए,
वो हम कब करेंगे, फ्रिक्शन पढ़ने के बाद, फ्रिक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, रोलिंग मोशन वगैरह। तो आज यही करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, आर्यन गुगली। हाँ मैं ये शेयर कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा, पीडीएफ सेव कर लेता हूँ मैं इसकी। अभी नेक्स्ट क्लास किसकी है सर, बस कैसे सेव करते हैं इसको, एक्सपोर्ट, मैं कर दूंगा सर इसको। एक्सपोर्ट, नहीं, अपने किस पे किया है इसको? वो नोट में, एक्सपोर्ट 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 पीडीएफ सेलेक्ट करो, इसकी जगह पीडीएफ फाइल, इसमें आज की डेट लिख दो। इसमें लिख देते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। नहीं, फिजिक्स आज की डेट लिख के। कहाँ है इसका कीबोर्ड, अब लाइब्रेरी टाइम आज कितनी तारीख है सर, 23 हो गया आज। लग जाओगे, लग गया होगा तो आप इनके तो फेस से लग रहा है बहुत ज्यादा थक गए, ऑनलाइन वाले तो थक गए होंगे। कौन थक गया, 23/8 सर स्लैश नहीं आएगा सर इसमें, एक बार मेरे साथ भी स्लैश नहीं सेव करता है क्या ये, एक तो इसी में बहुत तकलीफ है। तो पूनम मैडम से मिलना, ठीक है, अभी गई होंगी शायद, अभी तो 5:30 चली जाती हैं। क्यों, क्या काम है कल तो आया था, मैं इनकी सुपर सीनियर है पूनम मैडम, इसके? इसकी नाम क्या है तेरा, नाम भूल जाता हूँ मैं, इसी का मिलना, पूनम मैडम से मिलना, ठीक है, रवि मांडिया जी से मिलना, वो भी सीनियर है मेरे, इसमें उन्होंने हैं, तुम्हें दोबारा के काम आपको अच्छी फीलिंग होगी, बोला जी हमारी कम्युनिटी का कोई मिला। सर मैं दिल्ली में था एक बार, तुमको बताऊं, दिल्ली मेरे पास ऊपर एक केस हो गया कोई का, तो एक अपना नवोदय का सीनियर था और वो आईपीएस है दिल्ली के अंदर, क्या उसकी, लिख रहा है इस देखने में? मेरी आवाज जा रही है क्या, अरे लेजेंड है ना, ये बोल रहा है डिजिटल कितना कितना इजी से काम हो रहा है, डिजिटल कितना आगे है। अच्छा। अच्छा बेटा, ये तो पता ही नहीं था मेरे को।